हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम IIT JAM 2007 केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन मेथड्स कैन ब्रिंग अबाउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्शन। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्शन इनमें से कौन सा है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडक्शन है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा के कराते हैं। सो आंसर विल बी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। और जो बाकी 3 जो ऑप्शंस हैं वो सभी क्या हैं? स्पॉन्टेनियस रिडक्शंस हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन में फेज डायग्राम गिवन है। इस फेज डायग्राम में हमें रीजन 6 को रिप्रेजेंट करना है कि 6 जो रीजन है वो किस पोर्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके लिए हमें फिगर देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो 6th रीजन है, दिस वन, ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीशियम प्लस MgZn2। दिस वन इज द 6th एरिया। So the answer will be 2-phase region between solid magnesium and solid MgZn2. So answer will be D. Next question, which one of the following species is the conjugate base of HO-? So हमें कभी भी conjugate base अगर निकालना होता है तो हम क्या देखते हैं कि जो भी species given है हम उसके अंदर से H+ रिमूव करेंगे। तो जैसे ही इसमें से H+ रिमूव करेंगे क्या मिलेगा? यहाँ से O2-। सो आंसर विल बी B। कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH- विल बी O2-। इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बस ये चेक करना है कि वो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या इनकरेक्ट है। सो जो ग्राफ है इसमें हम क्या देखते हैं कि जो x पॉइंट है, इस x पॉइंट के ऊपर डेल्टा G जो होता है दैट इज नेगेटिव, लेस देन 0। y जो पॉइंट है उसके ऊपर डेल्टा G इज इक्वल टू 0 होता है, और जो z पॉइंट है उसके ऊपर डेल्टा G ग्रेटर देन 0। सो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि डेल्टा G अगर लेस देन 0 है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U will be केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्ट क्या है? B माइनस केमिकल पोटेंशियल ऑफ रिएक्टेंट। सो डेल्टा G विल बी म्यू B माइनस म्यू A, और डेल्टा G इज लेस देन 0। सो हम इसको अगर लेस देन 0 करेंगे तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आएगा। सो जो x पॉइंट है उसके ऊपर म्यू A विल बी ग्रेटर देन म्यू B। पॉइंट सही है, ये वाला क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है ये भी करेक्ट है। अगर हम थर्ड पॉइंट को देखते हैं तो डेल्टा G विल बी ग्रेटर देन 0, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आएगी। इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि म्यू B विल बी ग्रेटर देन म्यू A, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? म्यू A ग्रेटर देन म्यू B। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो आंसर विल बी ऑप्शन C। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने, तो आंसर विल बी ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या देखना है? एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो इस क्वेश्चन को डील करने से पहले हमें 2 टर्म मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज स्टेट फंक्शन एंड सेकंड वन इज पाथ फंक्शन। सो व्हाट इज स्टेट फंक्शन एंड व्हाट इज पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, जबकि पाथ फंक्शन जो होता है वो पाथ जो हम फॉलो करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जो भी पाथ फंक्शन है थर्मोडायनेमिक्स में वो कौन कौन से हैं? हीट एंड वर्क, और बाकी क्या है? स्टेट फंक्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय एन आइडियल गैस, चेंजेस इन सम थर्मोडायनेमिक फंक्शंस आर 0। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होती हैं। तो इस वजह से हमें इसमें क्या चेक करना है कि जो स्टेट फंक्शन होंगे वो क्या आ जाएगा?
ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि जो पाथ फंक्शन है वो तो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जबकि स्टेट फंक्शन है वो पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं इसमें W है, ये पाथ फंक्शन है, इसमें ये पाथ फंक्शन है, इसमें ये हीट पाथ फंक्शन है। सो आंसर क्या आएगा? डी के अंदर इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी चेंज भी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी चेंज भी स्टेट फंक्शन है, और गिब्स हेल्महोल्ट्ज जो एनर्जी है दैट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ से ऑर्डर कितना है 2, मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। सो हम पहले क्या कर लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में पहले फॉर्मूला डराइव करते हैं। अगर यहाँ से हम सी वाली टर्म को अगर इस तरफ ले जाएं और यहाँ से इसको सॉल्व करें, यहाँ से इंटीग्रेशन से, तो ये फॉर्मूला आएगा। अब क्वेश्चन क्या गिवन है कि 10 मिनट्स के बाद में कॉन्सेंट्रेशन है वो C0/2 हो गई है। मीन्स अगर हम यहाँ पे C0/2 पुट करें इसमें C की जगह, तो यहाँ से क्या आएगा, 1/C0/2 माइनस 1/C0 इक्वल टू KT। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो K विल बी इक्वल टू 1/10 C0। हमें टाइम निकालना है कब, जब कॉन्सेंट्रेशन C0/4 हो चुकी हो। सो अगर यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे 1/C की में C की जगह C0/4 अगर पुट करते हैं तो यहाँ से सॉल्यूशन आएगा, टाइम विल बी 30 मिनट्स। सो आंसर विल बी 30 मिनट्स। इस क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। उसके लिए हमें क्या चेक करना है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री ये दोनों नहीं होने चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है सो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसके लिए हम क्या देखते हैं, जो फर्स्ट वाला है इसमें हम देखते हैं, इसमें यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये वाला जो है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। सो दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसांज एक्सट्रैक्ट जो होता है वो नाइट्रोजन और हेलोजन के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो लेसांज टेस्ट पॉजिटिव देगा। सो लेसांज टेस्ट में क्या होता है, ये टेस्ट है वो नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन तीनों के लिए यूज़ करता है। इस टेस्ट के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि हमारे पास जो भी कंपाउंड गिवन है उसमें इन तीनों के अलावा, मीन्स इन तीनों में से अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसके साथ साथ कार्बन होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें साइनाइड Cn- की फॉर्मेशन होगी, और वही Cn- है जो आगे रिएक्ट करके और यहाँ से ये प्रूशियन ब्लू कलर इंडिकेट करेगा। दिस वन इज प्रूशियन ब्लू कलर कंपाउंड। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे कार्बन है वो असेंशियल है। जैसे हाइड्रोजीन जो है उसमें नाइट्रोजन है बट ये टेस्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इसके अंदर कार्बन नहीं है। सेम ऐसे ही जो डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं वो भी टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि वो डिकम्पोज कर जाते हैं, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है वहाँ से। सो हमें जो मस्ट कंडीशन है वो क्या है कि कार्बन होना चाहिए। इन चारों जो ऑप्शंस हैं, इन चार ऑप्शंस में से हम क्या देखते हैं कि सिर्फ इसी ऑप्शन में कार्बन प्रेजेंट है। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या देखना है, डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू डी, ये होता है डाइपोल मोमेंट। अब हमें क्या चेक करना है, जो फर्स्ट है, फर्स्ट का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। सो यहाँ पे डाइपोल का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीजन विल बी डेल्टा नेगेटिव एंड कार्बन विल बी डेल्टा पॉजिटिव। ये फर्स्ट है।
सेकंड जो है उसमें हम क्या देखते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H। यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ से क्या बनेगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, CH3 CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव H। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है एंड डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू D डिस्टेंस। नाउ थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो इसमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें हमने क्या देखा, सबसे ज़्यादा चार्ज सेपरेशन किस में है, सेकंड वाले में है। सो इसका जो डाइपोल मोमेंट है μ2 वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा, फिर चार्ज सेपरेशन सबसे ज़्यादा किस में, फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट में है। सो फर्स्ट μ1 एंड लास्ट इज μ3। सो μ2 सबसे ज़्यादा, देन μ1 देन μ3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी। सो जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू समेशन ऑफ CI ZI स्क्वायर। CI है जो भी आयंस प्रेजेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन, और ZI है उनके ऊपर जो भी चार्ज है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज, उसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बोला गया है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें FeCl3 प्रेजेंट है और HClO4 प्रेजेंट है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। वो सॉल्यूशन उसके अंदर जिसमें ये दो स्पीशीज प्रेजेंट है, इसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो इन चार ऑप्शन में से किसके इक्वल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं FeCl3 को स्प्लिट करते हैं। यहाँ से बना Fe3 पॉजिटिव एंड 3Cl माइनस, ये 0.01 था FeCl3। सो ये यहाँ से कितना होगा 0.01, और यहाँ से 3 आयंस बने तो 3 इंटू में 0.01। सिमिलरली HClO4 को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो H पॉजिटिव प्लस ClO4 माइनस 0.06 है, दोनों मोनोवेलेंट आयन बने हैं तो यहाँ पे 0.06 0.06। अब यहाँ से आयनिक स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा यहाँ से हाफ इंटू जो फर्स्ट हमने आयन लिया है दैट इज Fe3 प्लस, तो Fe3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.01 इंटू 1 Fe3 पॉजिटिव है और इसके ऊपर चार्ज कितना है +3, तो चार्ज का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन 0.01, सो दिस वन इज द कॉन्सेंट्रेशन, ये चार्ज हो गया Cl माइनस का। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन और चार्ज, और यहाँ से ClO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और चार्ज। इसको सॉल्व करते हैं तो 0.12 मोलर आता है। अब यही हमें इसमें चेक करना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, NaCl को करते हैं सबसे पहले स्प्लिट, Na पॉजिटिव Cl माइनस, दोनों यूनिक इक्विवेलेंट बन रहे हैं तो यहाँ से 0.09 0.09 कॉन्सेंट्रेशन इंटू चार्ज, कॉन्सेंट्रेशन इंटू चार्ज, और यहाँ से क्या आता है 0.09। सिमिलरली Na2SO4 का जब हम करते हैं सॉल्व तो Na2SO4 में क्या बना 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यहाँ से हम देखते हैं 2 टाइम्स ऑफ Na पॉजिटिव 0.04 और ये 0.04। सो Na पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और चार्ज का स्क्वायर प्लस सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन और चार्ज का स्क्वायर, यहाँ से सोल्व किया तो 0.12 आया। सिमिलरली हमने कॉपर 2 पॉजिटिव सल्फेट का कैलकुलेट किया जो 0.24 आया, H3PO4 का किया 0.18 मोलर आया। सो हमारा जो क्वेश्चन गिवन था उसमें FeCl3 और HClO4 का जो सॉल्यूशन था उसका कितना आया था आंसर 0.12, और वही आंसर किसका आया है Na2SO4 का। सो सेम स्ट्रेंथ किसकी होगी Na2SO4 का। सो दिस वन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या स्टडी किया है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नोट। यहाँ पे जो न्यू नोट है दैट इज थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ से हम क्या देखते हैं, अगर इसको हम देखें तो दिस वन इज y इक्वल टू mx प्लस c, मीन्स स्लोप कितनी हो गई, स्लोप इज इक्वल टू h, और जो y इंटरसेप्ट है दैट इज माइनस एच न्यू। सो इसमें हमें क्या देखना है, स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए। सो ये ऑप्शन वैसे रिजेक्ट हो गया, इसमें स्लोप नेगेटिव है, बाकी इन तीनों ऑप्शन में स्लोप है। डी ऑप्शन को हम किस लिए रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वाई इंटरसेप्टिंग है, जीरो से शुरू हो रखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। इन दोनों में हमें चेक करना है, इसमें जो इंटरसेप्ट है दैट इज पॉजिटिव, और जबकि हमें क्या चाहिए, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो अगर हम इसको आगे प्लॉट करते हैं तो यहाँ से हमें ये मिलता है, और ये वाला इंटरसेप्ट नेगेटिव है। सो आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या देखते हैं कि डेनियल सेल गिवन है, इसमें इसकी वोल्टेज है 1.10 वोल्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1.5 इंटू 10⁻37। सो डेनियल सेल है, उसकी सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, Zn से Zn2 प्लस स्लैश यहाँ से कॉपर प्लस, ये वाला कहाँ पे होगा, एनोड, और ये वाला होगा कैथोड में। तब यहाँ से क्या देखते हैं कि एट एनोड रिएक्शन क्या होगी, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और एट कैथोड रिएक्शन क्या होगी, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर। और यहाँ से अगर हम इन दोनों रिएक्शन से फाइनल रिएक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स राइज टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मीन्स ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती तो रिएक्शन इज नियर टू कंप्लीशन। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो रखा है, और कॉपर है उसको कौन रिप्लेस कर रहा है, जिंक, मीन्स यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट की फॉर्म में होगा और ये जिंक हो गया। तो यहाँ से ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ से बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सो जिंक रिप्लेसेस copper. So displacement of copper by zinc goes to near completion. So this will be the answer. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमने क्या देखा है कि ये रिएक्टेंट गिवन है और हमारे पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिवन है. सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज CH3MgBr. हम क्या देखते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके अंदर इसके ऊपर होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस पे होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. और दूसरी जो मेन हमने कंडीशन पढ़ते हैं वो क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जो पहला जो फंक्शन होता है वो होता है ये बेस की तरह काम करेगा और देन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा. मीन्स अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें ये एज अ बेस एक्ट कर सकता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, पहले ये बेस की तरह काम करेगा उसके बाद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा. तो जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, पीएच डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये डबल बॉन्ड O, ये है एसिडिक हाइड्रोजन. तो ये क्या करेगा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr ये बेस की तरह एक्ट करेगा. तो यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. सो यहाँ से क्या बनेगा, पीएच डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज. ये नेगेटिव चार्ज थ्रू रेजोनेंस स्टेबल होगा. हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, पीएच O नेगेटिव डबल बॉन्ड O. सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड में भी रेजोनेंस से स्टेबल हो सकता है. मीन्स पीएच डबल बॉन्ड O नेगेटिव. ये वाली स्पीशीज जो बनी है इसको हमें किसके साथ ट्रीट कराना है,
H पॉजिटिव और वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, H पॉजिटिव का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, PH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सो दिस विल बी द आंसर। जो हमारे पास रिएक्टेंट है वही हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। इसमें जो मेन बात थी वो क्या थी कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है अगर कहीं पे वो बेस की तरह और न्यूक्लियोफाइल की तरह दोनों की तरह एक्ट करता है तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अगर वो बेस की तरह काम कर रहा है तो हमें पहले उसे बेस की तरह एक्ट कराना है, उसके बाद ही हम उसके न्यूक्लियोफाइलिक प्रॉपर्टी पे जाएंगे। सो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि जो नाइट्रस एसिड होती है, क्या होती है नाइट्रस एसिड, HNO2। जब भी अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। सो यहाँ पे हम सबसे पहले ए एग्जाम्पल को ले रहे हैं। इसमें देखते हैं हम कि जो NH2 है वो HNO2 के साथ रिएक्ट करके यहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद जो ऑक्सीजन अपना जो लोन पेयर है उससे यहाँ पे बैक अटैक करेगा और यहाँ से ये प्रोडक्ट बन जाएगा जो हमारा गिवन प्रोडक्ट भी है। सो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि एक लिविंग ग्रुप है और एक अटैकिंग ग्रुप है, तो वो जब एंटी पेरिप्लेनर सिचुएशन में हो, एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन के ऊपर हो, मीन्स इन दोनों पोजीशंस के ऊपर हो, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, तो रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। तो यहाँ से इन सब में वो एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन कौन सी है, ऑप्शन ए की। सो रिएक्शन कौन सा होगा, ए वाला जो रिएक्टेंट है वो ये प्रोडक्ट देगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो कंपाउंड है इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमें ये बताना है कि जो ए और जो बी है वो दोनों आइडेंटिकल है, डाइस्टीरियोमर है, एनेंटियोमर है या कंस्टिट्यूशनली आइसोमेरिक है। इसको हम क्या चेक करते हैं, इसमें पहले हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पे एल्डिहाइड को नंबर मिलेगा 1 2 3 एंड 4। आइडेंटिकल, डाइस्टीरियोमरिक और एनेंटियोमरिक, ये हम कैसे चेक करेंगे कि जो हमारे पास में जो भी ग्रुप लगे हुए हैं उनका पोजीशन सेम होनी चाहिए। मीन्स जैसे CHO इस कार्बन से कनेक्टेड है तो इस कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ OH, एक तरफ CHO और एक तरफ ये वाला ग्रुप है, तो सिमिलरली ही इसी तरह से होना चाहिए इस कार्बन के ऊपर, नंबर 2 के ऊपर। तभी हम उनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो आइडेंटिकल है, डाइस्टीरियोमरिक है या एनेंटियोमरिक है। बट यहाँ पे तो कनेक्टिविटी डिफरेंट है। सेकंड पोजीशन के ऊपर OH की जगह क्या रखा है, Cl रखा है, तो मीन ये तीनों इसमें से नहीं हो सकते। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड जो रैपिडली एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करे, तो वो कौन होता है, अल्कोहल होगा जो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो अल्कोहल के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी और डी हो सकते हैं आंसर। अब चेक करते हैं कि जो 2,4-DNP के साथ रिएक्ट ना करे। 2,4-DNP के साथ रिएक्ट कौन करता है, कार्बोनिल कंपाउंड, मीन्स उनमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, अल्कोहल होना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी भी नहीं होगा। डज नॉट फॉर्म अ सॉलिड, डज नॉट फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट विद एक्सेस ऑफ आयोडीन, मीन्स आयोडोफॉर्म टेस्ट जो नहीं दे। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सी स्पीशीज देती है, ये स्पीशीज देती है आयोडोफॉर्म टेस्ट। अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो इस तरह का फॉर्मेशन होना चाहिए, और अगर अल्कोहल है तो CH3 CHOH आ गई है, मीन्स ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए आयोडोफॉर्म। लेकिन इसने बोला आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, तो हम क्या देखते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे CH3 CH2OH। इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्या देखते हैं, इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और हमारे क्वेश्चन में क्या है कि नहीं देना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया,
सी, इथेनॉल भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जो 2-मिथाइल प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल है जो, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि आयोडोफॉर्म टेस्ट के साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन भी होनी चाहिए जो इसमें नहीं है। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और ये एसिटाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके यहाँ से क्या बनाएगा, CH3 C, CH3 CH3 O CO CH3. So the answer will be option C. नेक्स्ट है विटिक रिएक्शन के अंदर फॉस्फोरस एलाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू, सो ये विटिक रिएक्शन है। यहाँ से हमने क्या देखा है कि ये सबसे पहले यहाँ पे अटैक करेगा, इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 4 मेंबर्ड रिंग बनी है, और यहाँ से ये जो कंपाउंड है इसकी फॉर्मेशन हुई है। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव बॉन्ड होता है, तो इसके अंदर ड्यूरिंग विटिक रिएक्शन फॉस्फोरस एलाइड किस में कन्वर्ट हो रखा है, R3P डबल बॉन्ड O। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। तो अगर हम CO में देखें तो CO में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ से कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। अब हमें चेक करना है किस किस में है 14 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर एक के अंदर कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट कार्बन में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, प्लस एक नेगेटिव चार्ज है तो एक वहाँ से 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज है सो -1, यहाँ से भी 14 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के अंदर 2 ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितना हो गया 16 प्लस चार्ज है 1, सो 15 इलेक्ट्रॉन्स। सो नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, तो नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा हो गया, आंसर डी। नेक्स्ट है इनमें से विच लिगेंड द लिगेंड विद ओनली सिग्मा बॉन्डिंग कैरेक्टर इज। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि साइनाइड के अंदर भी पाई बॉन्ड होता है, कार्बोनिल के अंदर भी पाई बॉन्ड होता है, NO के अंदर भी पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, सिर्फ ये वाली स्पीशीज है जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होते हैं। तो सिग्मा बॉन्डिंग कैरेक्टर विल बी ऑफ ऑप्शन बी, CH3-। एटॉमिक नंबर 22 के अकॉर्डिंग जो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी दैट विल बी आर्गन 3d2 4s2। सो आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही कम क्या होगी आयोनिक रेडियस। तो इसमें हम क्या चेक करते हैं, सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है, यहाँ से, फिर इसका इंडियम स्ट्रोंशियम 2+ रुबिडियम +1। सो आयनिक रेडियस सबसे कम स्ट्रोंशियम की होगी, देन इंडियम, देन सबसे कम होगी टिन, उसके बाद इंडियम, देन स्ट्रोंशियम, देन रुबिडियम। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। यहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम क्या देखते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन के लिए हम क्या कंडीशन लेते हैं, शाई स्टार इंटू डेटा इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से रेंज होती है, अब इस क्वेश्चन में रेंज है 0 से 2 पाई, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, शाई कितना है a इंटू ए की पावर IM 5, और शाई स्टार क्या होगा a इंटू ए की पावर -IM 5, और यहाँ से क्या होगा d5 इक्वल टू 1। लिमिट क्या होगी 0 से 2 पाई।
यहाँ से ई की पावर माइनस IM5 और प्लस IM5 दोनों ऐड होंगे तो ई की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वहाँ से आ जाएगा 1। सो यहाँ क्या बचा, a स्क्वायर 0 से 2 पाई d5 1। यहाँ से अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे a स्क्वायर कॉमन, d5 का इंटीग्रेशन 5, 0 से 2 पाई इक्वल टू 1। लिमिट अगर पुट करेंगे तो a स्क्वायर 2 पाई माइनस 0, यहाँ से आया 1। सो 2 पाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एंड a विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √2 पाई। सो जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है a, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन √2 पाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वीक एसिड है। सो वीक एसिड क्या होगी, HA, और वो कन्वर्ट होगा यहाँ से, वीक एसिड है सो यहाँ से हो जाएगा H प्लस प्लस A-। इनिशियल इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी C, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं, कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी C1 माइनस अल्फ़ा, H विल बी इक्वल टू C अल्फ़ा और दिस वन विल बी C अल्फ़ा। सो यहाँ से अगर हम K निकालते हैं, KA, तो वो क्या होगा, H प्लस A माइनस अपॉन HA की कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ से कितना आ जाएगा, C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा अपॉन C1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ से KA की वैल्यू कितनी होगी, KA विल बी इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब हमें सॉल्व करना है अल्फ़ा, क्योंकि C हमें गिवन है, C कितना है 1.0 इंटू 10⁻³ मोलर। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप हम क्या देखते हैं, pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। सो H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻ pH। सो pH कितनी गिवन है इसमें, 10⁻⁻4। H पॉजिटिव क्या होगा, C इंटू में अल्फ़ा, यहाँ से देखा हमने C इंटू में अल्फ़ा, H पॉजिटिव, तो दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻4। C कितना है 10⁻³ अल्फ़ा इज इक्वल टू 10⁻⁻4। सो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 0.1। अब अगर हम इसको पुट करते हैं तो C कितना है, C है 10⁻⁻3, अल्फ़ा का स्क्वायर मीन्स 0.1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.1। यहाँ से कितना हो गया ये 10⁻⁻5 ऊपर 1 अपॉन 0.9। सो यहाँ से कितना आएगा ये, नियर बाई 1.1 इंटू 10⁻⁻5। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि यहाँ से ये वाली लॉब और ये वाली लोब है वो साइड वाइज क्या करेंगी, ओवरलैपिंग करेंगी, और यहाँ से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सो द ओवरलैप विल बी पॉजिटिव। इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, हकल रूल के अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना है कि n की वैल्यू कितनी है। तो हकल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो इसकी एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसको छोड़ के बाकी सभी पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। मीन्स 4n इज इक्वल टू 12 हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सो n विल बी 3, यहाँ से n की वैल्यू 3 हो जाएगी। शेप ऑफ CH3 माइनस, इसको हम कैसे देखते हैं, CH3 माइनस।
सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी हाइब्रिडेशन निकालते हैं। उसके लिए Z इज इक्वल टू सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन, उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, प्लस मोनोवैलेंट एटम कौन सा है, हाइड्रोजन, कितने हैं 3 हाइड्रोजन, प्लस 1 चार्ज डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से कितना आया ये 4, अकॉर्डिंग टू 4 हाइब्रिडेशन विल बी sp3। तो sp3 हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी या ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। सो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि जो CH3 नेगेटिव है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके पास एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो दिस shape is trigonal pyramidal. So answer will be C. In question 27, the complementary strand of DNA for the following single-stranded DNA sequence, this is the sequence, is, so adenine and thymine are complementary base pairs which are connected through 2 hydrogen bonds. Guanine and cytosine are complementary base pairs which are connected through 3 hydrogen bonds. So in this sequence A will be replaced by T, T A, C, then G, A, then T, T will be replaced by A, G will be replaced by C, and C will be replaced by G. So this will be the complementary strand. Now this will move from 3' to 5'. So the correct answer will be option C. नेक्स्ट है इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, फ्लोराइड नेगेटिव है। सो जो आयनिक सॉलिड बनता है दैट इज CaF2। इसमें हम क्या देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन और एनायन मीन्स CaF2 के अंदर अगर कैल्शियम का देखेंगे तो कितना आएगा 8 और फ्लोरीन का कितना आएगा 4। तो आंसर क्या है इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। इस क्वेश्चन के साथ साथ हम बाकी का भी याद कर सकते हैं। अगर Na2O गिवन है तो कैटायन का कितना आएगा 4, एनायन का कितना आएगा 8। अगर NaCl गिवन है तो दिस वन विल बी 6, दिस वन विल ऑल्सो बी 6। सीजियम क्लोराइड दोनों ही कितने होंगे 8, 8। जिंक सल्फाइड अगर ये कौन सा है, जिंक ब्लेंड वाला है तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 4 और ये भी 4। तो यहाँ से हम बाकी ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि कौन सा कंपाउंड है जो NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमें क्या देखना है कि वो NaHCO3 क्या है, बेस है, मीन्स ये कहीं से भी H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा और H+ एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो स्पीशीज़ बनती है अगर वो स्टेबल है मीन्स वो रिएक्शन होगी। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ से अगर H+ रिलीज़ करा दे, यहाँ से H+ रिलीज़ करा दे तो हमारे पास ये स्पीशीज़ बनेगी, ये रेजोनेंस के थ्रू क्या होगी, स्टेबलाइज करेगी, मीन्स ये वाली रिएक्शन में ये वाला मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। दूसरा हम क्या देखेंगे कि ये जो स्पीशीज़ है यहाँ पे ये वाली एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर ये यहाँ से रिलीज़ हो गई, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। सो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। सो हम क्या बोल सकते हैं कि कौन कौन से स्पीशीज़ रिएक्ट करेंगी, सेकेंड और फोर्थ। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से क्या बनता है H3PO4, इसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट।
सेकंड जो क्वेश्चन इसमें पार्ट है उसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3। तो जब भी किसी ऑक्साइड को हम वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो +3 में जो उसमें, जैसे इसमें फॉस्फोरस इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की ही एसिड बनती है। तो यहाँ से क्या बन जाएगी, ये एसिड बन जाएगी H3PO3। इसमें भी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। सिमिलरली हैलाइड को कराएंगे तब भी सेम ऑक्सीडेशन स्टेट की एसिड बनेगी। तो यहाँ से भी क्या बन रहा है, H3PO4 की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से +5। और P4S10 में करेंगे तो यहाँ से भी H3PO4 बन रहा है। तो इसमें कौन सी रिएक्शन है जो H3PO4 नहीं देता है, वो कौन सा, ऑप्शन बी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।